इकॉनमी के मामला, इन्वेस्टमेंट के मामला ये पीछे जाएंगे। अब ये शुरू हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और आर्मी चीफ कह चुके हैं कि छुपने नहीं देंगे किसी कॉन्स्पिरेसी को प्रोपेगेंडा के पीछे, और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा उन सिविलियंस का जिन्होंने मिलिट्री के ऊपर अटैक किया है उनकी। तो उसकी मौजूदगी के अंदर जब ये ट्रायल चलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसला नज़र आ रहा है बहुत से लोगों को जो आएगा, उसके बाद फिर पता नहीं स्टेबिलिटी का फैक्टर कहाँ आता है और इक़्तिसादी बहाली का मंसूबा कहाँ जाता है। ये तमाम चीज़ें इस मुल्क में चलती रहेंगी। इस अहम तरीन मौके पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ऑब्वियसली बहुत जल्दी जारी कर दिया गया, हालांकि अभी 17 सितंबर को ये सब कुछ होना है, लेकिन उस प्रेसिडेंट साहब ने इसको जारी किया, ऑफिस ने, जिस प्रेसिडेंट हाउस के अंदर उनके खिलाफ रेफरेंस गया था जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने ये भेजा था, करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पे, उनको जलील किया गया, उनकी फैमिली को रोंदा गया अदालतों में। ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किया, आज के प्रेसिडेंट, उस वक्त के प्रेसिडेंट ने मिल के किया, और आज शोबे किस्मत है जिसको आप डिवाइन जस्टिस कहेंगे कि वही प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं उन्हीं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की चीफ जस्टिसशिप का। और कवी इम्कान ये मौजूद है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अदालत में मेगा करप्शन केसेस के जो मुकदमात हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसमें वो पेश होंगे, उनकी पेशी होगी। ये है डिवाइन जस्टिस। तो बात करेंगे इकॉनमी पे भी, लेकिन ये केस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाएगा, मैं आपको अभी बता दूं। और अगरचे मेरे पास प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि सिविलियंस का ट्रायल हुआ जब उन्होंने मिलिट्री के मामला में मुदाखलत की, और साबिक प्राइम मिनिस्टर के दौर में भी हुआ। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली 25 के करीब कहा गया कि लोग जो थे मुबैना तौर पर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो, लेकिन क्योंकि अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि उनका मिलिट्री ट्रायल ना कहीं हो जाए, और 9 मई के मास्टरमाइंड की हैसियत से उनको नामजद तो किया ही गया बहुत से FIRs के अंदर बादी नज़र में मुबैना तौर पे, लेकिन क्या वो साबित ना हो जाए और उनको उठा के मिलिट्री उसमें ना कर दिया जाए, इस खौफ से जो है ये बहुत से लोगों के नज़दीक एजाज़ एहसन साहब को, लतीफ़ खोया साहब को तैयार किया गया। बल्कि एजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ खोया साहब ने स्पेशल मुलाकात भी की है जसता बंदयाल से कल इस केस को लेकर। केस से पहले ही उन्होंने मुलाकात कर ली। ये भी पाकिस्तान में अजीब है कि जिस चीफ जस्टिस साहब के पास जाना है केस, उनसे मुलाकात करके, मुझे नहीं पता उनको क्या कहा गया है, लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें पता नहीं इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करेंगी इस मुल्क को कि नहीं करेंगी। मेरे साथ उस्मा बुखारी साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। मैं खाकान साहब और उस्मा साहब आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा पॉलिटिकल एनालिसिस। भट्टी साहब, ये जो अब 9 रुकनी बेंच बैठेगा और बहुत से लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन दुनिया इतनी बेवकूफ़ होती नहीं है। इससे पहले 5 रुकनी और 7 रुकनी से बाहर चीफ जस्टिस साहब नहीं जा रहे थे। आज उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, उनको पता है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का क्या ओपिनियन हो सकता है, तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को स्पेशली शामिल किया गया इसके अंदर। आप इसको कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं इस मामले को, भट्टी साहब? अच्छा, जैसे मेरे लिए कामरान भाई ये सरप्राइज़ है कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब का इतनी पहले नोटिफिकेशन हो गया चीफ जस्टिस बनने के लिए। उन्होंने ही बनना था, जाहिर है वो ही सीनियर थे और उनको ही बनना चाहिए था, लेकिन इतनी पहले उनका नोटिफिकेशन हो गया। कोई हर्ज नहीं नोटिफिकेशन में, लेकिन इतनी जल्दी क्या पड़ गई और इसके बाद क्या होने वाला है कि इतनी जल्दी कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, वैसे ही मुझे सरप्राइज़ हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने फाइनली, उमर अता बंदयाल साहब ने फ़ाइज़ ईसा साहब को इस बेंच में शामिल कर लिया। और आप जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक तासुर है कि उनका चूँकि फ़ौजी कोर्ट्स के हवाले से एक ख़ास नुक्ता नज़र है, बल्कि और ख़ास एक वो इसके हवाले से अपनी राय रखते हैं, तो लिहाजा उन्हें बाकियों के में तो बाकी बेंचेस में तो शामिल ना हुए। और 6 महीने से गालिबन वो नहीं भी किसी बेंच में शामिल हो रहे थे, या एक आदमी एक मरतबा रोस्टम जारी हुआ और फिर नहीं हुए तो इसमें शामिल हो गए। मैं इस पर कई मरतबा बात कर चुके हैं, ये कोई नया नहीं है फ़ौजी अदालतें, और ये फ़ौजी अदालतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी थी, पहले भी थी, उससे पहले सर भी ये केस की जो प्रोसीडिंग चलेगी वो इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए कितनी गजब की होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है फैसला यहाँ से क्या आना है। उसी पे ही आ रहा हूँ भाईजान। तो ये कोई नई नहीं थी, जैसे आपने कहा 25 या 26 लोगों का ट्रायल हुआ पिछली PTI की हुकूमत एक का तो नाम भी बता सकते हैं, और चेयरमैन PTI को कहा भी गया कि आप इनको अगर ख़त्म करें, और तो ना तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कंटिन्यू होना चाहिए। और 1-2 मरतबा उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं वो आपको अगले मरतबा जब हम इकट्ठे होंगे तो आपको वो बयान उनके या उनके अखबार में छपे हुए मेरे पास पड़े हुए भी हैं, जब मैंने इकट्ठे किए, कि ये ठीक हैं
कि ये जब इस तरह के मुलजम, एक मरतबा GHQ पे हमला हुआ था और जिस मुलजम ने हमला किया था वो मुजरम था, उस मुजरम ने वो 3-4 केसों में छूट के दोबारा वो हमले में हुआ था। तो उस हवाले से भी उन्होंने, उनका मौक़िफ़ है कि ये हमारा जो सिविलियन निज़ाम है ये ख़त्म हो गया और खसूसी अदालतें बननी चाहिए। ठीक, इसमें कोई शक नहीं, आइन कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, मुनसिफाना ट्रायल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इस आपको हक में लगता नहीं हूं कि ये इदारों और को एक फौजी दूसरे के अदालतों सामने में मजीद लीथल तरीके से लाएगा मुकदमे भट्टी होने साहब? चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली फैसला और तो नजर आ मैं रहा है इस क्या हक आना में है। हूं कि फौजी, हाँ, मैं इस हक में हूं कि फौजी अदालतें होनी चाहिए और 9 मई के हवाले से तो डेफिनेटली होनी चाहिए और डेफिनेटली जो करने वाले हैं उनको आना चाहिए, जो मंसूबा साज हैं उनको आना चाहिए, जिन्होंने उकसाया है उनको आना चाहिए। और अल्लाह ना करे कि ऐसा फैसला आए सुप्रीम कोर्ट से कि जिससे ये गैर यकीनी, गैर सियासी और यानी सियासी अदम इस्तेकाम और हो और तनाव हो और सारा कुछ हो। Right. मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस 9 मई के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए, इन चारों सतह के मुलजमों और मुजरमों को सर, पॉइंट आ गया कैफरे आपका। किरदार तक पहुंचाने के लिए, ताकि आइंदा कोई ना कर सके। पॉइंट आ गया। उस्मा बुखारी साहिबा, आपके नज़दीक ये एक बड़ी मेरिट पे लाई हुई रूटीन की पिटीशन ही है ना कि जी दो हमारे मोजिस वकला जो है उनको ये फ़िक्र है कि शहरी जो है उनका मिलिट्री ट्रायल ना हो। एक हमारे साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा उनका भी है, अगरचे उन्होंने कल अता बंदियाल साहब से मुलाकात भी की चीफ जस्टिस साहब से, लेकिन इसमें क्या मुज़ायका है? ये एक बड़ी लॉजिकल सी पिटीशन है, इसमें कोई हमें कॉन्स्पिरेसी तलाश तो नहीं करनी चाहिए? शुक्रिया कामरान। नहीं, हम कॉन्स्पिरेसी तलाश नहीं करते, लेकिन काश कॉन्स्पिरेसी ना हो। ये जो सारे हैं, जवाद ख्वाजा साहब, ये लतीफ़ खोसा, एतजाज़ हसन, इनको इंसानी हकूक़ और ये सब अब याद आया ना, उसने वो कर दिया जो कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच भी नहीं सकती। पहली बात यह है कि अगर फ़ौजी तनसीबात पर सिविलियंस जो हैं वो दहशतगर्दों की जाकर हमला करें तो उनको फिर कहाँ ट्राई किया जाए? उनको फिर क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जो है उनको ट्राई करें? उनको फिर ये क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स की कल वो सुनेंगे पिटीशन? एक तो ये बड़ी इत्तेफाक की बात होती है कि जो है लोगों को जो है वो चैम्बर तक रिसाई भी हो जाती है, फिर वो मुलाकातें भी हो जाती हैं, फिर फ़ौरन केस भी फिक्स हो जाते हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब की अदालत जो रिव्यू है वो आज तक फिक्स नहीं हुआ, जो है वो बंदियाल साहब ने उसको आज तक टेकअप नहीं किया, और बहुत सारे केसेस हैं जो पड़े हुए हैं उनको कभी उन्होंने टेकअप नहीं किया। लेकिन ये पता नहीं करामात है किसकी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई चैम्बर के अंदर जाके फूंक मारी जाती है, फिर फ़ौरन से पहले जो है वो ये सब हो जाता है। बंदियाल साहब ने जब इमरान खान को बुला के गुड टू सी यू कहा था ना, और गुड लक कहा था कि जाएं आपको थोक के हिसाब से कल जमानतें मिलेंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस वक्त तक 9 मई हो चुका था। उस वक्त 10 मई को भी जो अगले दिन की कॉन्ट्रीब्यूट थी जिनके अंदर रेडियो पाकिस्तान जला था, जिसके अंदर एम्बुलेंसें जली थी, वो सब कुछ भी हो चुका था। बंदियाल साहब ने उस वक्त नहीं देखा होगा ना, जैसे उनको 25 मई को भी उन्होंने कहा इमरान खान को पता नहीं चला होगा कि जो है वो उनको क्या जगह दी गई थी जलसा करने के लिए। अभी तक बंदियाल साहब ने नहीं देखा, अभी तक बंदियाल साहब को ये भी नजर नहीं आया कि आपने तो रिमांड तोड़ा था ना, चूंकि जैसे आपने एक रिवायत फिक्स की कि आपने एक रिमांड पे आए हुए शख्स को जो आपने रिमांड तोड़कर, लेकिन आपने भी देखे ना बंदियाल साहब को चारों तरफ से दीवार के इर्द गिर्द लगाने की कोशिश की। अब आपने आज जो नोटिफिकेशन निकाला है, अगरचे मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बड़े जबरदस्त जज साबित होंगे जैसे फाइज साहब चीफ जस्टिस एज वेल, लेकिन आपको इतना जल्दी पहले निकालने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आपको ना जस्टिस फाइज ईसा ने ये कहा होगा, ना किसी और ने कहा होगा, आपने सिर्फ जस्टिस बंदियाल को थोड़ा लेट डाउन करने के लिए सब कुछ किया है ना, कि जी बताने के लिए यू आर लेस इंपॉर्टेंट, हम नया चीफ जस्टिस, ये सबको पता है 17 को उन्होंने आना है। बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे लेस वो जो है ना लेट डाउन करने वाली तो बात ही नहीं है। बात यह है कि ये भी आप क्यों नहीं याद रखते कि एक क्यूरेटिव रेफरेंस जो है जिसके अंदर खुद हुकूमत वक्त जो है उसने लिख के दिया कि काजी फाजिल साहब के खिलाफ जो है वो रेफरेंस जो है वो नहीं बनता, और वो रेफरेंस वापस लेना चाहते हैं। वो आज 3 महीने हो गए हैं, बंदियाल साहब अपने चैम्बर में रख के उससे क्या करना चाह रहे हैं? क्या उसके ऊपर जो है वो कौन सी ऐसी दम दरूद पड़ेंगे वो कि जो अभी तक जो है वो उसके ऊपर वो उसको देख रहे हैं। दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट करने वाली थी जी बोले इस हवाले से, वो ये है कि बंदियाल साहब ने उस वक्त नहीं देखा, उनको नहीं पता चला 9 मई को क्या हुआ। बंदियाल साहब को ये भी नहीं पता चला कि 10 मई को क्या हुआ, जब उन्होंने अगले दिन उनको बुला के एक मिनट इंपॉर्टेंट बात करनी है। बंदियाल साहब को अभी भी पता नहीं चल रहा कि रिमांड के ऊपर
आपने ऑडियो फोरेंसिक करानी है, आपने मैच करानी है, आपने तहकीकात करानी है, जीआईटी बनी हुई है, उसके अंदर लोग शामिल नहीं हो रहे, और आपकी जज कराम जो है वो पीटीआई को सपोर्ट फरमा रहे हैं, वो पीटीआई के टाइगर भाई हैं, पीटीआई वो वाले तो रो रिमांड रहे वो भी हैं कि खत्म हमारी करके उनसे औरतें, हमारे मांगा बच्चे, जाता हमारे है। बूढ़े वो वो रोज बंदों चेयरमैन को छोड़ तहरीक रहे हैं। साहब वो बंदों अपीलें को कर रहे छोड़ होते हैं रहे कि इतनी बर्बरियत तो यजीद के दौर में नहीं थी जो इस दौर में होगी, इतनी बर्बरियत जनरल जिया के दौर में थी इस दौर में होगी। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को लेबनान बैरूत बना दिया आपकी गवर्नमेंट ने। भाई